कविताओं पे बात करनी है। सब लोग कहते हैं जैसा कि गद्य की जो कविताएँ शुरू हो गई हैं, प्रोज़ कहते हैं, उसमें लय नहीं होता है, धुन नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को बताएँ, दर्शक पाठक को बताएँ कि क्या है गद्य की कविताएँ? देखिए, शुड देयर बी नो रिदम, देयर कैन बी नो लाइफ। आप जिंदा नहीं बचेंगे अगर आपकी रिदम टूट गई। सांसों की रिदम होती है धक 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 धक, 1 2 3 4, धागे न धिनक दिन, 1 2 3 4, अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कर, बाबा बाबा आम दो, आम है सरकार के, हरा समंदर मोती चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अम्टी डम्टी सैट ऑन। दुनिया की कोई भी भाषा हो, कोई देश हो, बच्चों के गीत इसी रिदम पर चलते हैं। जब ये तबले पे बजता है तो इसे कहरवा ताल कहते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप कहते हैं लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, ताल तो कई तरह की होती है। दम दम डिगा डिगा, तो ताल तो पोइट्री की कई तरह की होगी। ये पहली ताल जो थी 4 मात्रा की थी, दूसरी 3 मात्रा की थी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और वो क्या थी? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 4 और 3 को मिलाकर के भी ताल बनती, 7 मात्रा की ताल। अब एक कविता सुनाता हूं आपको, और ये कविता बहुत पॉपुलर है। अज्ञेय का नाम सुना होगा आपने। उनके नदी के द्वीप उपन्यास के पहले पृष्ठ पर ये कविता छपी है। छोटी बड़ी लाइनों में है, छंद नहीं है, राइमिंग नहीं है। कविता सुनिए। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। दुख सबको मांझता है। साथियों, गद्य में लिखी हुई लग रही है ना? दुख सबको मांझ और मांझता है। दुख जो है सब पे पड़ता है, ये नहीं कह रहा हूं। दुख के बिना जीवन नहीं होता, ये नहीं कह रहा। कह रहा मांझता है, रगड़ देता है। रगड़ देता है तो चमक आ जाती है। राख लगा के, मिट्टी लगा करके, दुख रगड़ के। मांझना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये कविता है कि इसमें मांझना शब्द है दुख के साथ। दुख पड़ता है ऐसा नहीं है तो कविता नहीं होती। दुख सब पे पड़ता है, हाँ भाई पड़ता है। दुख सबको मांझता है। अब आप इसकी रिदम देखिए, 7 मात्रा की ताल में है। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। दुख सबको मांझता है। ये कौन सी ताल है? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, दीना 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 तीना तीना तीना, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1।
गद्य में लिखी हुई कविता की ताल थी, इसमें ताल थी। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि जो गद्य की जो कविताएं हैं वो बिना ताल के, बिना ध्वन्यात्मकता के नहीं होती है। सुनिए, गद्य में कविता लिखी जाती है, बड़ी पोइट्री लिखी गई है गद्य में, लेकिन आप कहते हैं हमने लय को छोड़ दिया। अरे छोड़ेंगे तो तब जब आपके हाथ में होगी। जो चीज हाथ में नहीं है वो कैसे छोड़ देंगे? छोड़िए, जरूर छोड़िए। सारी दुनिया की सारी भाषाओं ने लय को छोड़ा है किसी पर्पज से, लेकिन पहले ग्रहण किया है और ग्रहण करने के बाद तब छोड़ा है। ऐसे नहीं, छोड़ ही नहीं सकते। ऐसे तो उसने छोड़ दिया आपको, और आपने शब्दों को और लय के मेल को जाना ही नहीं। ये ताल जो है ये वही ताल है। ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, रोक कोई, बन के पत्थर हम पड़े थे, दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने। ये वही ताल है। तो खैर, तो लय को ग्रहण करिए, तब आपके गद्य में प्रवाह आएगा। तब आप लय को और ध्वनि को, साउंड को, बिना साउंड के पोइट्री नहीं होती। बिना साउंड के और बिना लय के, बिना प्रवाह के कुछ होता नहीं है। इसको समझना होगा। सर एक दूसरे सवाल पे आते हैं। जी। अक्सर कहा जाता है, मेरा भी मानना रहा है कि कविता जो है वो पीड़ित और वंचितों के पक्ष में लिखी जानी चाहिए। हाँ, जिस तरह का आपने एक जगह ये भी लिखा है कि कविता बुरे वक्त में काम आती है, वही कविता होती है जो बुरे वक्त में काम आती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी का जो वक्त है, क्या वो कविता के लिए माकूल समय है या उसका इंतजार करना होगा या वो बीत गया? कविता के लिए सबसे माकूल समय यही समय है जब सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने होगी, तब आपकी सबसे बड़ी कला सामने आने की संभावना बनेगी। अगर चुनौती नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं, कर लिया कुछ भी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। जब कड़ी चुनौती मिलती है जिंदगी को, जब जान बचाना मुश्किल हो जाए, तब जो चुनौती मिलती है। और मैं तो देख रहा था कि आप लोगों को पता भी है कि नहीं, बंबई में इतनी धूल मैंने कभी नहीं देखी। इतना धूल है। पीपल के बहुत पेड़ हैं यहाँ पर, लेकिन धूल चढ़ी हुई है। धूल धुएं से ऑक्सीजन बना नहीं पा रहे वो। आपको पूरी ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, आपको पता ही नहीं। नौजवान है ना, इसलिए नहीं पता लग रहा, मुझे पता लगता है। ये कड़ी चुनौती का वक्त है। झूठ से भर दिया है हमारी दुनिया को। रोज झूठ बोलते हैं। कौन झूठ नहीं बोल रहा? आप कोई नाम बताइए कि ये नेता तो झूठ नहीं बोल रहा, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे ज्यादा बोल रहा। क्या बात। मैं चाहता हूं कि आप अपनी कोई एक कविता सुनाए। एक कविता तो मैं लय से संबंधित सुना देता हूँ, और वो लिखी तो छोटी बड़ी लाइनों में है, लेकिन है लय में। और जो मैंने कहा था दादरा ताल होती है, 1 2 3 1 2 3 1 2, उसी में, उसी लय पे लिखी हुई कविता है। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। कूकती हैं कोयलें, उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सौंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्र नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए।
जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई उसी के पास, अब मेरी बारिश भी चली गई जिसके पास चली गई मेरी जमीन। अब ये कविता गद्य में लिखी है, गद्य में ही है कि जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। लेकिन जिस तरह इसको सुनाया है ना कि जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। कूकती हैं कोयलें उसी के लिए, उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सूंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। लय में गद्य की पंक्तियां हैं, इस लय को पकड़ना होगा। पोइट्री में दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होता है उसका स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप बताइए, कोई चीज ऐसी इमेजिन कर स्ट्रक्चर ना हो। ये खड़ी हैं बिल्डिंग्स, इनके स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया गया, वरना गिर पड़ेंगे। ये बचता है इसलिए कि इसको डिजाइन किया गया, इसका एक पर्पस है, इसको डिजाइन किया गया है, इसका एक स्ट्रक्चर है। तो पोइट्री का भी स्ट्रक्चर होता है। सर दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। अभी सारे युवा बैठे हैं यहाँ पे और प्रेम पे बात ना हो आपके रहते, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक कवि के नज़रिए से आपने इतना वर्ष देखा है, जिया है, लिखा है, प्रेम क्या है आपके लिए? और अभी जिस तरह से नफरतों का दौर चल रहा है, उस समय का प्रेम कैसा होना चाहिए? नफरत से किसी चीज को आप बना सकते हैं कि ये मैंने नफरत से बनाई? नफरत से आप चीजें तोड़ सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को उड़ा सकते हैं, कपड़े को फाड़ सकते हैं। नफरत से आप आत्महत्या कर सकते हैं। बिना प्रेम के कोई रचना संभव नहीं होगी। कोई रचना, संसार का कोई काम बिना प्रेम के, बिना लगाव के, बिना भावना के संभव ही नहीं। इसलिए ये तो बात ही आप मत करिए कि प्रेम के बिना क्या हो सकता है। प्रेम के बिना कुछ नहीं हो सकता। घृणा सिर्फ नष्ट करने के लिए होती है और नष्ट कर रही है। नहीं कर रही क्या? कर रही है। इसने हमारी उम्मीदों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। पता नहीं क्या होने वाला है। बात प्रेम की हो रही है तो मैं चाहता हूँ आपकी लिखी कविता जो आपने अपनी दिवंगत पत्नी विजया जी के लिए लिखी थी, सुनो चारुशीला, अगर आप वो सुना पाए तो प्लीज सुनाए। मेरी तो हर कविता प्रेम की कविता है। लेकिन वो कविता कहते हैं तो वो भी सुना दूंगा। लेकिन प्रेम की एक कविता और सुनाता हूँ जी आपको। सर। वो कविता दो काम करेगी। एक तो स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी और एक प्रेम के बारे में बताएगी। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, सुनी होगी कुछ लोगों ने। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाना जानता था। मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। हम दोनों एक दूसरे को
नहीं जानते थे, साथ साथ चलना जानते थे। ये जो कविता में व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। क्या जानता था और क्या नहीं जानता था। रास्ते में आप देखते हैं कोई घायल पड़ा था और आप कहते हैं पता नहीं कौन पड़ा था। अरे आपको पता है कि वो घायल था, इंसान था, उसे मदद की जरूरत थी और आप उसकी मदद कर सकते थे क्योंकि आप भी इंसान थे। लेकिन आप चले आए उसको छोड़कर और कह रहे हैं कि पता नहीं कौन पड़ा था। पड़ा था एक इंसान, घायल इंसान, आपके मदद के इंतजार में पड़ा था और आप कहते हैं हम नहीं जानते। इस कविता में बार बार ये पंक्ति आती है, मैं उसे नहीं जानता था, हताशा को जानता था। वो मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाना जानता था। हम दोनों कुछ दूर साथ साथ चले, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलना जानते थे। ये नहीं जानते थे, जानते थे, नहीं जानते थे, ये तो गीत है कोई, ये तो लिरिक की क्वालिटी है। लौट लौट करके उस लाइन का आना, ये लिरिक की क्वालिटी है। ये जो कविता ये सुना रहे थे, इनके प्रिय मित्र और बहुत ही देश के सुप्रसिद्ध कवि विनोद कुमार शुक्ल की वो कविता थी। विनोद कुमार शुक्ल की कविता है, जो सुना चुका हूँ मैं आपको। विनोद कुमार शुक्ल से बचपन का मेरा साथ रहा है। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट की है, एडिट कर रहा हूँ, इसीलिए बम्बई में आया हूँ। अब डॉक्यूमेंट्री किसी दिन दिखाई जाएगी तो आप लोग आइए। कैसे खबर लगेगी आपको ये नहीं पता मुझे। किसी से कह दीजिए आपके पहचान वालों को कि अगर उनको पता लगे तो आपको बता दें। देखिएगा, बहुत बड़े पोइट हैं वो मुझसे बड़े पोइट हैं। मैं तो उनके पीछे पीछे चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, समझ लीजिए इस बात। सर आप दोनों महत्वपूर्ण है अभी हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। हम दोनों जबलपुर में थे, 6 साल तक हम लोग जबलपुर शहर में एक साथ थे। आज भी उनका मेरा साथ बना हुआ है, साथ साथ बुला आज भी लिए जाते हैं। और जब हम साथ थे तब हम दोनों को कोई नहीं जानता था, ना उन्हें ना मुझे। सुनो चारुशीला, तुम अपनी 2 आंखों से देखती हो एक दृश्य। तुम अपनी 2 आंखों से देखती हो एक दृश्य, 2 हाथों से करती हो एक काम और 2 पाँवों से 2 रास्तों पे चलती हो क्या? 2 पाँवों से एक ही रास्ते पर चलती हो। सुनो चारुशीला, एक रंग और एक रंग मिलाओ तो एक ही रंग बनता है। और एक बादल और एक बादल आकाश में मिलते हैं तो कितने बादल बनते हैं? एक बादल बनता है। एक नदी और एक नदी मिलकर कितनी नदियां मिलती हैं? एक नदी और एक नदी मिलकर एक नदी होती है। नदी नहीं होंगे हम, बादल नहीं होंगे हम, रंग नहीं होंगे तो फिर और क्या होंगे? अच्छा जरा सोच कर बताओ कि एक मैं और एक तुम मिलकर कितने हो गए? क्या कोई बता सकता है कि तुम्हारे बिना मेरी एक वसंत ऋतु कितने फूलों से बन सकती है? और अगर तुम होती तो क्या मैं बना नहीं सकता था एक तारे से अपना आकाश? देखिए, कविता बिना भावना के होती नहीं है। ये पंक्तियां मैंने जाने कब लिखी थी विजय, मेरी पत्नी अब नहीं, लेकिन जब भी इन पंक्तियों को मेरा गला भर आता। कविता बिना फीलिंग के, बिना संवेदना के और बिना सीखे नहीं होती। कविता के लिए वक्त इतना कम होगा ये तो मुझे पता नहीं था। मैं 2000 किलोमीटर से आया हूँ, 1 घंटा तो मुझे यहाँ आने में लगा है, 1 घंटा तो मुझे लौटने में लगेगा। लेकिन कविता
की ताकत ये है कि वो एक लाइन में अपना काम कर देती है। विज्ञान एक लाइन में काम करता है, विज्ञान भी काम करता है एक लाइन में। जिस दिन प्रोफेसर हबल ने ये कहा 1932 में कि अंतरिक्ष फैल रहा है, अंतरिक्ष फैल रहा है, अरे हम तो समझे थे अनंत है। उससे लोगों ने कहा तुम्हें कैसे पता फैल रहा है? उसने कहा तारों से जो रोशनियां आ रही थी अब वो दूर से आ रही हैं। उसने कहा तुम्हें क्या पता कौन सा तारा दूर है और कौन सा तारा पास है? उसने कहा हाँ, हर तारे का अपना अलग स्पेक्ट्रम होता है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है, सारी कलर सीक्वेंस अलग होते हैं, इसलिए मैं पहचानता हूँ अलग अलग तारों को। और वो तारे जो हैं वो दूर से आ रहे हैं। आप सबका स्पेक्ट्रम अलग अलग है, आप हर एक अलग अलग तारा हैं, लेकिन एक तारे को का काम है कि वो चमके, रोशनी दे। सूरज भी एक तारा है, तो अपने भीतर की इस रोशनी को निकालिए, वक्त को बिला वजह फिजूल बर्बाद मत करिए। पृथ्वी भ्रमण करती है। आर्यभट्ट सैकड़ों साल पहले एक लाइन कही उसने, क्या कहा? पृथ्वी भ्रमण करती है। बोले पागल हो गए, पृथ्वी घूमने जाती है क्या कहीं? उसने कहा हाँ, पृथ्वी घूमती है। क्या क्या हुआ उसके साथ, गैलीलियो के साथ जो हुआ उससे भी बुरा हुआ। आर्यभट्ट की कोई किताब नहीं मिलती, कथन मिलता है, निंदा मिलती। कविता यही काम करती। विनोद कुमार शुक्ल ने एक लाइन, अशोक वाजपेयी ने एक लाइन लिखी है, दृश्य एक पर्दा है। अरे पर्दा हटाओ तो दृश्य दिखेगा। उन्होंने कहा नहीं, दृश्य ही पर्दा है। आप लोग जो सामने बैठे हैं वो पीछे वालों को ढके हुए हैं। ये जो बिल्डिंग दिख रही है इनके पीछे ये दृश्य है ना, इसके पीछे वाला दृश्य के लिए ये दृश्य पर्दा है। एक लाइन, दृश्य एक पर्दा है। ये कविता की ताकत है, विज्ञान के ऊपर जाके काम करती है। बहते हुए पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़े हैं। अजीब बात है, पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। आखिरी लाइन उठने से पहले, दीमकों को पढ़ना नहीं आता, दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वे चाट जाती हैं पूरी किताब।